नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 1 दर्जन दुकान जलकर खाक। राजधानी के मेन रोड स्थित लालजी हिरजी रोड में मद्रास कैफे के पास स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 1 दर्जन के करीब दुकानें जलकर खाक हो गईं। जिस जगह पर आग लगी है वह इलाका पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। खासकर यह इलाका हार्डवेयर से जुड़े सामानों का हब है। आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। कारोबारियों ने बताया कि आग लगने से सबसे ज्यादा बैटरी और इन्वर्टर के दुकानों को नुकसान पहुंचा है। घटना में हुए नुकसान का फिलहाल जायजा लिया जा रहा है, लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दुकानदारों को हुआ है। बता दें कि रांची का लालजी हिरजी रोड बेहद व्यस्त कमर्शियल इलाका है। हर दिन यहां करोड़ों का कारोबार होता है। बुधवार की सुबह जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, दुकानदारों में भगदड़ मच गई। लालजी हिरजी रोड में मार्केट एक दूसरे से इतने सटे हुए हैं कि अगर आग फैलती तो पूरा बाजार ही जलकर राख हो जाता। गनीमत है कि दमकल की गाड़ियां वहां संकीर्ण गली के होते हुए भी समय से पहुंच गईं और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि मामले की जांच के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि आग कैसे लगी। सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची एमपी एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायतवाद कंप्लेन केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। अदालत के इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। संजय प्रसाद यादव होंगे आरजेडी कोटे से मंत्री। हेमंत कैबिनेट में होंगे शामिल। आरजेडी की ओर से अपने मंत्री का नाम तय कर दिया है। गोड्डा से विधायक संजय प्रसाद यादव आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। बता दें कि यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार अमित मंडल को चुनाव में पराजित किया था। संजय प्रसाद यादव लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बाबूलाल की हेमंत सरकार से मांग, विशेष शिविर लगाकर भरवाए मैया योजना के फॉर्म। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना में व्याप्त लापरवाही की ओर हेमंत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कहा कि पिछले 2 दिनों से धनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर रहा हूं। इस दौरान धनवार प्रखंड के कोड़ाडीह, जगदीशपुर समेत 1 दर्जन से भी ज्यादा गांवों की अधिसंख्य महिलाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि वे मनिया सम्मान योजना के लाभ से अब तक वंचित हैं। कई पात्र महिलाओं के फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मनिया योजना के भुगतान में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। बाबूलाल ने आगे कहा कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी कई महीनों से लंबित है। राशन वितरण में भी भारी अनियमितता की शिकायतें मिली हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध है कि धनवार विधानसभा क्षेत्र समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी विशेष शिविर का आयोजन कर मनिया सम्मान योजना से वंचित सभी महिलाओं के फॉर्म भरवाएं और उन्हें योजना का भुगतान ससमय प्रदान किया जाए। इसके साथ ही लंबित पेंशन और राशन का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े। इस काम में आपको जहां कहीं भी उनकी या भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग की जरूरत होगी, हम सभी हाजिर रहेंगे। भाजपा नेतृत्व में होगा फेरबदल, सदस्यता अभियान के साथ संगठनात्मक चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सांगठनिक मजबूती पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत पार्टी ने एक बार फिर सदस्यता अभियान के साथ साथ सांगठनिक चुनाव भी शुरू कर दिया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान सितंबर माह में शुरू हो गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इसमें बाधा आई थी। चुनाव खत्म होने के साथ ही पार्टी इसे एक बार फिर 7 दिसंबर से शुरू करने जा रही है, जो 28 दिसंबर तक समाप्त होगा। सदस्यता अभियान को गति देने के लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश स्तर पर सदस्यता प्रभारी के अलावा जिला स्तर पर 2 सह प्रभारी व प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो कहते हैं कि सदस्यता अभियान के जरिए राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। झारखंड के पुनर्निर्माण के लिए भाजपा मजबूती से काम करेगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ संगठन के काम में जुटने वाले हैं। मिस्ड कॉल और लिखित फॉर्म के जरिए सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी में जुटी भाजपा ने संगठनात्मक चुनाव की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद फरवरी में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संभावित है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो के अनुसार बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक चुनाव होंगे। जिला स्तर पर चुनाव होने से स्वाभाविक रूप से जिलों की जिम्मेदारी नए लोगों को मिलेगी। इसी तरह प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव होने से समिति को नया स्वरूप मिलेगा। गिरिडीह में 3 गोदामों में लगी भीषण आग, करीब 2 करोड़ का नुकसान। गिरिडीह के पंचबा थाना क्षेत्र के बोड़ो इलाके में मंगलवार आधी रात को प्लाईवुड और बिजली सामान के 3 गोदामों में भीषण आग लग गई। आग से करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस घटना में 2 प्लाईवुड और 1 बिजली के गोदाम में आग लगी है। इसमें प्लाईवुड, बिजली के सामान, 3 मोटरसाइकिल और 1 एक्सयूवी कार जलकर राख हो गई। आग मंगलवार रात के करीब 11:30 बजे लगी है। बाबाधाम प्लाईवुड के मालिक रवि कुमार साहू ने बताया कि आग झूमराज इंटरप्राइजेज बाबाधाम प्लाईवुड और 1 बिजली सामान के गोदाम में लगी है। झूमराज इंटरप्राइजेज उनके ससुर भुवनेश्वर प्रसाद साहू का है, जबकि बिजली के सामान का गोदाम अमित कुमार का है। तीनों गोदाम आपस में सटे हुए हैं। रवि ने बताया कि उनके 2 कर्मचारी गोदाम में रहते हैं। रात 11:30 से 12 बजे के बीच कर्मचारियों ने फोन पर आग लगने की सूचना दी। वह तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सुबह 8:30 बजे तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाने में काफी समय लगा। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। रवि कुमार के अनुसार आग से करीब 1.80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हाईकोर्ट ने झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों को जवाब के साथ 1,000 रुपए जुर्माना देने का दिया निर्देश। झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर अब झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन विश्वविद्यालयों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, वे 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करें। साथ ही जवाब के साथ 10,000 रुपए जुर्माना भी जमा करें, तभी उनका जवाब दाखिल होगा। यह याचिका अंजनी कुमार पांडे ने दाखिल की है। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय
समेत राज्य के 5 विश्वविद्यालयों को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुलपति नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों का पालन नहीं किया गया है। मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जाने कब खाते में आएंगे पैसे। मैया सम्मान योजना को लेकर अब बड़ा अपडेट आया है। महिला और बाल विकास विभाग ने दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए देने का संकल्प जारी कर दिया है। इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने आदेश दिया है कि बजट में प्रावधान करके महिलाओं के 1,000 की जगह 2,500 रुपए दिए जाएं। हेमंत सोरेन ने अपनी पिछली सरकार के आखिरी कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए देने का फैसला किया था। कैबिनेट ने उसी फैसले के बाद यह संकल्प जारी किया है। इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी, जिसे सरकार अनुपूरक बजट के जरिए पैसे जुटाएगी। मैया सम्मान योजना के माध्यम से राज्य की 57 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की ओर से इस योजना में जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है, जिससे यह संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। मैया सम्मान योजना के पैसे कब आएंगे, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब इसकी तारीख का खुलासा हो गया है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 11 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में खटाखट 2,500 रुपए मिलने लगेंगे। विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा कोडरमा का तिलैया डैम। केंद्र सरकार ने मुहैया कराई राशि। कोडरमा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटक स्थलों को सजाने संवारने की कवायद तेज हो गई है। कोडरमा स्थित तिलैया डैम में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 35 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस पर पर्यटकों ने सरकार का आभार जताया है। कोडरमा के तिलैया डैम में यूं तो प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन प्रकृति की गोद में बसे तिलैया डैम को प्रकृति से छेड़छाड़ किए बगैर संवारना एक अलग ही रंग भरता है। इसी क्रम में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की इस पहल पर लोगों ने कहा कि पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तिलैया डैम बराकर नदी के बहते पानी में वोटिंग और सैर सपाटे के अलावा पिकनिक के लिए नंबर 1 स्पॉट है। न सिर्फ बिहार झारखंड से बल्कि दूर दूर से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। खासकर न्यू ईयर के समय ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। केंद्र सरकार की घोषणा से पर्यटक और सैलानियों में इस मनमोहक स्थल को सुविधाओं से परिपूर्ण होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तिलैया डैम से सटे रांची पटना रोड NH 20 पर उरवा में जिला प्रशासन की ओर से मल्टीपर्पज पार्क भी बनाया जा रहा है, जहां हर उम्र के लोगों के मनोरंजन का ख्याल रखा जाएगा। साथ ही यहां बनने वाला कैफेटेरिया में लोगों को खाने पीने के सामान के अलावा कोडरमा का प्रसिद्ध कलाकंद का स्वाद भी चखने को मिलेगा। 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का होगा कैबिनेट विस्तार। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार कल 5 दिसंबर को हो जाएगा। गुरुवार को बाकी के मंत्री भी शपथ ले लेंगे। बता दें, हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ 28 नवंबर को ले ली थी, लेकिन उनके साथ किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। कांग्रेस और झामुमो ने लगभग नाम तय कर लिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद के साथ बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रियों के नाम पर मंथन कर लिया है। इस बैठक में मंत्रियों के नामों पर मुहर भी लग गई है। कांग्रेस आला कमान बुधवार शाम तक नामों को सीएम हेमंत सोरेन को भेज देगा, जिसके बाद नाम राज्यपाल को भेजे जाएंगे। कांग्रेस के खाते में 4 मंत्री पद आने हैं, जिसके लिए 9 विधायकों के नामों पर अटकलें हैं। इनमें पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव,
महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, पाकुड़ से विधायक और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगाड़ी, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, बेरमो विधायक अनूप सिंह और ममता देवी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर झामुमो खेमे की बात करें तो इनमें दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, लुईस मरांडी, मथुरा महतो, सबिता महतो, उमाकांत रजक, हफीजुल अंसारी, एमटी राजा, अनंत प्रताप देव और चुन्ना सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। मंत्रिमंडल में खास तौर पर सभी समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन झामुमो में अंतिम फैसला हेमंत सोरेन ही लेंगे। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, रांची से चलने वाली 5 ट्रेनें रद्द, वंदे भारत समेत 13 के रूट डाइवर्ट। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, झारखंड की राजधानी रांची के रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से चलने वाली कम से कम 19 ट्रेनें अगले कुछ दिनों तक प्रभावित रहेंगी। 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। एक ट्रेन का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा, तो 13 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। अगर आपने यात्रा की तैयारी कर रखी है तो इस लिस्ट को देख लें, कहीं आपकी ट्रेन रद्द या डाइवर्ट तो नहीं हो गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सीपीआरओ ने ट्रेनों को रद्द किए जाने, उनके आंशिक समापन, प्रारंभ और रूट डाइवर्ट किए जाने की जानकारी दी है। सीपीआरओ ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों की वजह से करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन का 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन एवं आद्रा स्टेशन से ही आंशिक प्रारंभ होगा। इन दोनों दिन इस ट्रेन का परिचालन आद्रा हटिया आद्रा के बीच रद्द रहेगा, यानी आद्रा से हटिया और हटिया से आद्रा यह ट्रेन नहीं चलेगी। झारखंड में अफीम की खेती पर रोक के लिए एक्शन प्लान तैयार। झारखंड के विभिन्न जिलों में अफीम की खेती का समय शुरू हो चुका है। इसे रोकने के लिए सीआईडी मुख्यालय के स्तर से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके आधार पर संबंधित जिलों के एसपी को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है। कार्रवाई को लेकर सीआईडी मुख्यालय ने साप्ताहिक रिपोर्ट भी मांगी है। सीआईडी के एक्शन प्लान के अनुसार खेती के लिए चयनित नए इलाके में निगरानी रखने का टास्क दिया गया है। वैसे स्थानों पर भी निगरानी रखने को कहा गया है जहां इसकी खेती पूर्व में हो चुकी है या वहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। सीआईडी मुख्यालय ने जिलों के एसपी से कहा है कि पूर्व के वर्षों में भी अवैध अफीम की खेती नष्ट की जाती रही है, बावजूद इसकी खेती पर पूरी तरह से रोकथाम नहीं लग पा रही है। इसलिए अफीम की खेती पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। खेती के संबंध में सूचना एकत्र कर इलाके में लगातार सत्यापन कर अफीम की खेती को नष्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। सीआईडी मुख्यालय द्वारा जिलों के एसपी को यह भी बताया गया है कि मामले को लेकर गृह मंत्रालय के साथ साथ हाईकोर्ट द्वारा भी इस समस्या पर निगरानी रखी जा रही है। इसलिए प्रत्येक सप्ताह अफीम की खेती को नष्ट करने से संबंधित रिपोर्ट भेजी जाए। रिपोर्ट तैयार कर भेजने के लिए एक फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया गया है। इसमें जिस स्थान पर अफीम की खेती हो रही है उस गांव का नाम, थाना क्षेत्र, जिले का नाम, भूमि का प्रकार, केस के आरोपी और गिरफ्तार लोगों के बारे में पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना है। दिल्ली जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का जारी रहेगा परिचालन। पलामू सांसद ने रेलवे मंत्री से की थी मुलाकात। रांची से दिल्ली जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया था। रेलवे ने एक बार फिर से इस ट्रेन को बहाल कर दिया है। ट्रेन का परिचालन पूर्व की तरह होता रहेगा। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जो रांची से दिल्ली के बीच चलती है, इस ट्रेन को कोहरे की वजह से 2 दिसंबर से 10 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया था। पूरे मामले को लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र भी लिखा था।
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की पहल पर साउथ ईस्टर्न रेलवे ने एक बार फिर से इस ट्रेन को रिस्टोर कर दिया है। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन को पलामू क्षेत्र के लिए लाइफलाइन माना जाता है। इस ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली तक का सफर करते हैं। यह ट्रेन झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। पलामू के अलावा गढ़वा, लातेहार, रांची और लोहरदगा के बड़ी संख्या में यात्री झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से सफर करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से कोहरे के कारण इस ट्रेन को रद्द कर दिया जाता था। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि 38 दिनों तक के लिए ट्रेन रद्द करना सही नहीं है। इस परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह के निर्णय की परंपरा को खत्म करने वाली मानी जाती है। सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से पलामू समेत झारखंड के रहने वालों को सुविधा मिलेगी। वहीं इस कार्य के लिए पलामू सांसद ने रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड को धन्यवाद दिया है। रामगढ़ की तीरंदाज तमन्ना वर्मा ने सीनियर नेशनल झारखंड टीम में बनाई जगह। झारखंड की एक बेटी ने फिर से कमाल किया है और राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल की है। मिली खबर के मुताबिक भुरकुंडा निवासी तीरंदाज तमन्ना वर्मा ने बड़ी कामयाबी हासिल कर एक बार फिर से भुरकुंडा, कोयलांचल और राज्य का मान बढ़ाया है। तमन्ना ने 70 मीटर रिकर्व फॉर्मेट में तीरंदाजी करते हुए सीनियर नेशनल झारखंड टीम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बता दें कि राजधानी रांची के होटवार स्थित शूटिंग रेंज में 1 और 2 दिसंबर को आयोजित सीनियर नेशनल झारखंड टीम के ट्रायल में तमन्ना वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। वर्मा ने 1323 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं ओलंपिक खिलाड़ी अंकिता भगत 1335 अंक के साथ पहले और कोमोलिका बारी 1314 अंक लाकर इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। ट्रायल की अंक तालिका में शीर्ष पर रहे 4 खिलाड़ी जमशेदपुर में आगामी 15 से 20 दिसंबर तक होने वाले नेशनल लेवल चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलग से जिक्र करने वाली बात यह है कि इस प्रतियोगिता में तमन्ना वर्मा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होगी। धनबाद रेलवे यूनियन मान्यता चुनाव आरंभ 6 दिसंबर तक चलेगा। 6 यूनियनों के बीच मुकाबला। बुधवार से देश में रेलवे यूनियन मान्यता चुनाव को लेकर मतदान प्रारंभ हो चुका है, जो अगले 3 दिन 4, 5 और 6 दिसंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 4 और 5 दिसंबर को सभी रेल कर्मी मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं 6 दिसंबर को सिर्फ रनिंग रेल कर्मी मतदान में भाग लेंगे। मतदान को लेकर धनबाद जिले में 10 और पूरे मंडल में 33 बूथ बनाए गए हैं। धनबाद जिले में डीआरएम ऑफिस के अलावा स्टेशन रोड स्थित रेलवे ऑडिटोरियम, स्टेशन के बगल में स्थित सेफ्टी कैंप, रांगाटांड गया पुल के पास स्थित टीआरडी ऑफिस और ओल्ड स्टेशन स्थित कैरेज एंड वैगन ऑफिस में बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा गोमो में सामुदायिक भवन, लोको शेड व रेलवे अस्पताल, कतरास में पीडब्ल्यूआई ऑफिस और पाथरडीह में आरआरआई बिल्डिंग में बूथ बनाए गए हैं। बता दें कि वोटों की गिनती 12 दिसंबर को होगी। रेलवे यूनियन मान्यता चुनाव में 6 यूनियनों ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस, ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ, पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के बीच मुकाबला है। यूनियन चुनाव में कुल मत का 35% वोट लाने वाली यूनियन को मान्यता दी जाएगी। अगर किसी भी यूनियन ने टोटल वोट का 35% मत हासिल नहीं किया तो जोन के कुल मतों की संख्या का 30% लाने वाले यूनियन को मान्यता दी जाएगी। बालू के अवैध उत्खनन पर वन विभाग ने लगाई लगाम, 22 गाड़ियां जब्त। वन विभाग की एंट्री के बाद से अवैध बालू उत्खनन में कमी आई। 1.5 माह के भीतर 2 दर्जन हाइवा और जेसीबी जब्त किए गए, 1 दर्जन मामले दायर किए गए हैं। वन विभाग की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तोरपा,
रनिया और कर्रा प्रखंड क्षेत्र की कारो और छाता नदी से बालू का अवैध उत्खनन लगभग ठप हो गया है। तोरपा क्षेत्र के कुछ गिने चुने बालू माफियाओं द्वारा अभी भी बालू की तस्करी किए जाने की सूचना पर वन विभाग अब जब्ती की कार्रवाई में जुटा हुआ है। खूंटी के कर्रा, रनिया और तोरपा प्रखंड क्षेत्र की कारो और छाता नदी से अवैध बालू के उत्खनन पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन को चुनौती देकर बालू माफिया दिनदहाड़े उत्खनन करते रहे। बालू माफियाओं के हौसले बुलंद थे, लेकिन अचानक डीसी के निर्देश पर वन विभाग ने वन क्षेत्रों में विशेष अभियान की शुरुआत की और 1 अक्टूबर से वन विभाग ने अवैध बालू के उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए एंट्री मारी। डीसी के निर्देश पर डीएफओ दिलीप कुमार ने एक विशेष टीम बनाई और वन क्षेत्रों में कार्रवाई का निर्देश दिया। वनरक्षकों की अलग अलग टीम बनाकर जरिया और गिरगा वन क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की और 2 माह के भीतर 22 गाड़ियों को जब्त किया। 2 माह के भीतर 10 वनवाद दायर की गए और कार्रवाई शुरू कर दी गई। बड़ी संख्या में माफियाओं की गाड़ियां जब्त होने से माफियाओं का मनोबल टूटा गया। यही नहीं, माफियाओं द्वारा डंप 6450 घनफीट बालू भी जब्त कर लिया गया। लातेहार में सर्व सनातन समाज ने रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ झारखंड सहित देश भर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लातेहार में हिंदू संगठन भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरे आए हैं। यहां बुधवार को सर्व सनातन समाज के तत्वावधान में रैली निकाली गई। रैली शहर के बाजारटांड से प्रारंभ हुई और मुख्य पथ होते हुए समाहरणालय पहुंची। यहां महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन लातेहार डीसी को सौंपा गया। ज्ञापन में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय व्यवहार और अत्याचार को तत्काल बंद कराने और इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को अन्यायपूर्ण कारावास से मुक्त कराने की मांग की गई है। समाहरणालय परिसर में लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान की बांग्लादेश सरकार व अन्य एजेंसियां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश सरकार द्वारा कारावास में भेजना अन्यायपूर्ण है। ज्ञापन में भारत सरकार से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया गया। ज्ञापन सौंपन वालों में संजय तिवारी, रमेश प्रसाद, अनिल कुमार ठाकुर, राजीव रंजन पांडे, दिनेश प्रसाद के अलावा कई लोगों के नाम शामिल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।